तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे जून 2005 के समाजकारी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। उन प्रश्नों पर आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके सामने कि कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है, मेडिकल सोशल वर्कर्स जो परीक्षा 2023, डेट आप देख लीजिए 3 जून 2023 की है, यानी कल ही वैकेंसी निकाली गई है उत्तराखंड में मेडिकल सोशल वर्क की, ठीक है। और ये आप भलीभांति तरीके से जानते हैं ग्रुप सी का है। अभी भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, अभी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। यहाँ मैं आपको केवल मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। 7 इसमें जो है पदों की भर्ती है, 7 सीट हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और इसका जो फॉर्म जो अप्लाई होगा, इसका फॉर्म अगर अप्लाई की मैं आप लोगों से बात करूं तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कि 15 जून 2023 से ये फॉर्म जो है अप्लाई किया जाएगा। 15 जून से ये फॉर्म जो है अप्लाई किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी 5 जुलाई 2023 की रहेगी, शाम 5 बजे, ठीक है, शाम 5 बजे तक की। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। 300 रुपए जो होगा जनरल के लिए है और 300 रुपए फीस जो है ओबीसी के लिए भी है। ओबीसी, ये ओबीसी की मैं बात जो कर रहा हूं आपको, ये बात उत्तराखंड के ओबीसी की बात करो। अगर आप दिल्ली की या यूपी के ओबीसी हैं तो आप यहाँ उत्तराखंड का फॉर्म अगर भरेंगे तो वो जनरल में काउंट होंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका वहां पे कोटा नहीं चलेगा। केवल उत्तराखंड वाले जो निवासी हैं उनका कोटा चलेगा, ओबीसी में, एससी में और एसटी में, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात? एक बार बताइए। क्लियर है सर। हाँ, फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 1 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, यहाँ पे सीट नहीं है, ना ही अनुसूचित जाति में है। और जनरल के लिए जो सीट है वो 3 है। हिंदी में पेपर आता है, बहुत ही सरल पेपर आता है, आप लोगों ने पिछली बार भी देखा होगा। 7 सीटों पर वैकेंसी है। फाइट ये रहेगी कि कितना आपके पास नॉलेज है। और जितने बच्चे मैं बता रहा हूँ सोशल वर्क के बारे में क्लास ले रहे हैं काफी समय से, उनको ये फॉर्म अप्लाई अवश्य करना चाहिए उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के, ठीक है। 7 सीटों पर है इसकी फाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ पर और बताना चाहूंगा, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहीं। जैसे आप लोग जानते हैं मैं एक क्लास 1 PM चलाता हूँ और एक क्लास 6:30 चलाता हूँ, एक क्लास 8:30 चलाता हूँ। 6:30 जो है MPPSC की है, ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं, सोशल वर्क से ही रिलेटेड है, जो सोशोलॉजी की है। जो 8:30 वाली क्लास है वो यूजीसी नेट की क्लास है, ये बात भी आप भली भांति तरीके से जानते हैं। 1 PM वाली जो क्लास रहेगी, मैं उत्तराखंड का मेडिकल सोशल वर्क की जो सिलेबस है, मेरे पास सिलेबस है, मैंने क्योंकि क्लास करवाया भी है, ये क्लासेस 1 PM आप लोगों को जो है चलाया जाएगा। और ये क्लास चलेगी, आपको बता दूं, 10 जून से, 10 जून से चलेगी, अभी नहीं चलने वाली है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आज जो है 4 तारीख है, यानी 6 दिन अगर मैं आपसे बात करूं तो केवल क्वेश्चन आपके यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ जो 2 क्लासेस हैं आपकी, ये 2 क्लासेस में MCQs और PYQ आपके चलेंगे। केवल आप ध्यान रखिए, आज अगर मैं बात करूं तो 4 तारीख है, 13 तारीख से पेपर स्टार्ट है आपका, 13 से 22 के बीच में होता है। और यूजीसी का अगर सब लोग अनुमान भी लगाते हैं कि अंतिम में पेपर होता है इसका, लास्ट में, यानी मान के चलिए 20 उस तारीख हो सकता है आपकी, है ना, 20 तारीख डेट आ सकती है आपकी एग्जाम की डेट, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इस वजह से आप लोग की प्रैक्टिस करने का समय मिल गया। अब ऐसी कोई मैं थ्योरेटिकल क्लास नहीं कराऊंगा, केवल प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। समाजकारी प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, नए बच्चे भी करें, पुराने बच्चे भी करें, ठीक है, प्रैक्टिस केवल कर रहे हैं आप सब, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बताइए, मैं शुरुआत कर दूं क्लास को अब? जी सर। चलिए। तो सर इसका आपकी क्लास सर किस तरह है, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क वाला उत्तराखंड जो के भी है? बारे में मैम आप लोगों को मालूम है कि अभी आपने सुना है तो काफी डाउट हो रहे होंगे। प्लीज आप लोग डाउट मुझसे अंतिम में पूछिएगा, है ना। क्लास मुझे कर लेने दीजिए, 50 क्वेश्चन मुझे कवर करने हैं, अंतिम में मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा जरूर, है ना, ठीक है। अंत ठीक है में मैं सर। आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करूंगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस पर। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये जून 2000
5 का पेपर है। मैं आपको बता दूं कि मेडिकल सोशल वर्क ध्यान के उत्तराखंड भी यहाँ पर प्रश्न पूछेगा, ठीक है। यहाँ तक जो महाराष्ट्र में निकाला गया उसमें भी प्रश्न ये आए थे। यूजीसी नेट और एमपी सेट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ना। पहला प्रश्न हमारे सामने, बड़ा ध्यान से करिएगा, अपने मन से करिएगा। नीचे दिए गए में से कौन से मॉडल सामुदायिक संगठन से संबंधित हैं? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। यहाँ पे 3 आपके दिए गए हैं पॉइंट, उसके बाद कूट दिए गए। जरा बताइए कल्पना जी, जवाब क्या सही होना चाहिए, बताइए। सर देख रहे हैं सर। सभी सर सभी होने चाहिए। ओके ओके, लगभग सभी बच्चों का जो जवाब आ रहा है पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप लोगों ने ऑप्शन जो चुनाव किया है, बेसिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से ये सवाल है। और चूज द आंसर आपको करना है जहाँ पे लोकलिटी डेवलपमेंट मॉडल आता है, जहाँ सोशल प्लानिंग मॉडल आता है, सोशल एक्शन मॉडल आता है। और ये आपका सभी करेक्ट जवाब होगा। मैं यहीं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करूंगा, कॉपी पेन साथ में। पहली बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ मोरेसी लॉज के बारे में। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्वान सन 1995 में इन्होंने मॉडल दिया था। एक का नाम इन्होंने रखा था सामान्य, ये बात आप जानते हैं। दूसरा का नाम रखा था विशिष्ट, और तीसरे का नाम रखा था प्रक्रिया। तो यही प्रक्रिया देखो यहाँ पर आई है थर्ड वाले पर, है ना। अब बात करते हैं एक और विद्वान के बारे में। रॉथमैन आप भलीभांति तरीके से परिचित हैं। 1968 में सबसे पहले दिया था, उसमें संशोधन करके 2001 क्या नाम रखा? एक का नाम रखा स्थानीय। स्थानीय को ही बोला जाता है सामुदायिक विकास, जो आपका पहले पॉइंट हो जाता है। तो दो जो है रोथमैन के हैं यहाँ पर इस पॉइंट क्वेश्चन में, एक जो है रोथमैन। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो सामाजिक नियोजन कह लीजिए या सामुदायिक नियोजन कह लीजिए, बात दोनों एक कही, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने एक तीसरी बताया सामुदायिक परिवर्तन। सामुदायिक परिवर्तन, ये 3 बातें रोथमैन। और एक विद्वान का नाम ध्यान रखेंगे सिद्दीकी महोदय के बारे में। सिद्दीकी महोदय जी ने सन 1997 में 3 टाइप के बताए थे, जहाँ पे प्रतिवेश विकास का मॉडल बताया था, और एक बताया था व्यवस्था परिवर्तन को, और एक बताया था संरचना। थोड़ा सा मैं किसी तरह से बोल रहा हूँ, शायद आप लोग, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए थोड़ा सा फीडबैक देने का, ठीक है। क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चन है आज ही का बच्चा, है ना। ध्यान रखिए। और देखिए 4 ऑप्शन है, जितने भी सर हेलो सर, क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दीजिए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश वाले हैं। मुझे थोड़ा सा जहां आपको लगेगा मुझे बताने की, मैं बता अभी यही तो बोला हूँ कि लोकलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल, और इसको बोलते हैं सोशल एक्शन मॉडल। नहीं, क्वेश्चन को सर इंग्लिश में भी बता दीजिए, क्योंकि हम लोग को तो इंग्लिश में डील करना है ना सर। अभी अच्छा सुन, अब बोलने से नहीं समझ में आता है, बताइए। बोलने से भी तो इंसान समझ जाते हैं। आप अगर लगेगा मुझे ऐसा, तो मुझे जहाँ टफ लगेगा मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहना, है ना। आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल है कि व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है। इसका मतलब है कि व्हाट अ पर्सन थिंक फील। अगर हम बात करते हैं महसूस करता है, तो इसका मतलब होता है फील एंड अज्यूम, यानी एक प्रकार से वो चीज़ें क्या कर रही, कल्पना के आधार पर वो चीज़ें कर रहा है, सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है ना, मान्यता रखता है, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि और मान्यता रखता है कि यह प्रायः अन्य व्यक्तियों के व्यवहार एवं टिप्पणी से प्रभावित होता है। इसको क्या कहने का मतलब, आत्मधारणा ऑप्शन रिफॉर्म कमेंट, आत्मधारणा, एक मिनट, है ना, कमेंट एंड बिहेवियर फ्रॉम दोज अराउंड। ये टर्म किसको रिलेट करेगा? एक ऑप्शन है परसेप्शन, जिसको प्रतिक्षण बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका मैच्योरेशन, जिसको हम लोग मैच्योरिटी का नाम देते हैं, परिपक्वता। तीसरा है विवृद्धि, जिसको हम लोग ग्रोथ का नाम देते हैं। चौथा है आत्मधारणा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मधारण। तो मेरा कहने का जो भाव है, जवाब क्या होना चाहिए सर? डी होगा। डी होगा। यहाँ आपने जो जवाब दिया है डी ऑप्शन को मैम, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि स्वयं धारणा आत्म का एक संज्ञानात्मक और वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव बेसिकली कंपोनेंट है।
जबकि आत्मसम्मान, मूल्यांकन और स्वच्छंदन को रिप्रेजेंट करता है। और वहाँ व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, कैसा महसूस करता है, इस तरीके की जो प्रक्रिया या टिप्पणी आती है किसी व्यवहार पर, उसको कहा जाता है क्या? सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। विवृद्धि का मतलब क्या होता है? ग्रोथ होता है। ग्रोथ का मतलब आप भलीभांति तरीके से परिचित भी होंगे, जहाँ पे ये रिलेट करता है आपको ग्रोथ, यानी अभी हाल ही में मैंने वृद्धि एंड विकास पे बातचीत किया था, उसको रिलेट कराता है। और परिपक्वता यानी पूर्णता कुशल हो, वैसे वह अपने कार्य में क्या है? मैच्योर है, परिपक्व है ना? सोशल वर्क में क्या है? वह मैच्योर हो, परिपक्व हो, वो परिपक्वता को रिलेट करता है। बात आती है परसेप्शन यानी प्रतिक्षण को लेकर, तो अपने वातावरण में इंद्रियों के द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उससे ज्ञान या अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन होता है, इसी को एक और नाम दिया जाता है अवगम। क्या बोलते हैं? अवगम भी बोला जाता है इसी को। तो ध्यान रखिए ये 4 ऑप्शन के बारे में, इसके कीवर्ड्स को आप कीवर्ड्स इंद्रिय, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें इंद्रियों से प्राप्त किया गया ज्ञान को क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष, वही प्रत्यक्ष होता है, वही परसेप्शन होता है। पहली बात परिपक्वता में जो आप जानते हैं तो पूर्ण रूप से सक्षम हो। वृद्धि यानी अगर हम बात करें उन्नति, क्या किसकी समृद्धि या उन्नति की बात करें, वही भी वृद्धि होती है। और फिर आत्मधारण में क्या होता है? स्वयं कम। आप ध्यान के लिए वर्णात्मक तरीके से करना भाई। कमेंट कैसे करोगे आप? एक शब्द में नहीं करना यस नो। कमेंट करते हो ना, किसी चीज पर टिप्पणी डालते हो, नहीं डालते हो, बातचीत करते हो, वो कमेंट की बात है, वही आत्म जो है धारणा होती है। ये बात ध्यान रखिए। स्पष्ट हो रहा है? बाकी देखो, अगर आपको मैं बताऊंगा जहाँ लगेगा मुझे अभी ऐसा कोई सवाल नहीं लग रहा है जो आपको परेशान करे और इंग्लिश में, है ना, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जरूर आपको समझते चलना, जहाँ मुझे लगेगा कि परेशान आपको करेगा, मैं वहाँ पे जरूर आपको आंसर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारी बताइए क्वेश्चन नंबर 3। सर पहले का है अब्राहम मस्लो। सर बी ऑप्शन जाएगा इसका, पहले का ऑप्शन बी। ओके ट्रांसलेट। जी सर, बी जाएगा। बिल्कुल। ट्रांजैक्शनल एरिकन, व्यवहार की मान पाटलाओ, मनोविश्लेषण विश्लेषण में सीक्वेंस। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कविता मैम म्यूट रहिएगा, अभी म्यूट रहिए, म्यूट हो जाइए कविता जी, म्यूट हो जाइए आप। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आवश्यकताओं का क्रमिकता के बारे में, इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड। और ये बात आप जानते हैं सभी लोग कि ये नहीं लिया था बस जी नीचे है ना, मैं भी चल। क्या हो गया भाई? म्यूट हो जाइए, आपको जहां जाना है जाए, प्लीज म्यूट हो जाए। अब्राहम, अगर हम बात करें मैस्लो का नाम आता है, ठीक है, हायरार्की, तो हायरार्की ऑफ नीड की बात आती है तो अब्राहम मैस्लो का नाम आता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपसे प्रश्न बनाया जाए यहाँ पर, तो मैं फैक्ट बताता हूँ, पेपर में आए हुए सवाल हैं, मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जवाब मैस्लो का आएगा। और मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी की बुक किसने लिखी है? सन 1954 में। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी की किताब ध्यान रखेंगे, अब्राहम मैस्लो की, सन 1954 की प्रक्रिया संचालित होती है। पिरामिड में किसने बात किया है? नाम बताए, जहां पे मैस्लो सर। क्या बात है भाई, अब्राहम मैस्लो। तो एक का नाम है दैहिक, दूसरे का नाम है आपकी सुरक्षा, तीसरे का नाम है प्रेम यानी स्नेह, और चौथे का नाम है आत्म सम्मान। चौथे का नाम है सम्मान, और पांचवे का नाम है आत्म सिद्धि। बस ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जानते हैं ये 5 पिरामिड किस किताब में मिलती है? और थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में मिलती है। ये बात ध्यान रखेंगे, जितने भी तथ्य बता रहा हूं ये इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। बात करते हैं ट्रांसजेक्शनल विश्लेषण के बारे में। ये इंग्लिश ही उसका बेसिकली यूज कर लिया गया है यहाँ पे, इसको समव्यवहार विश्लेषण बोलते हैं, बट ट्रांजैक्शनल विश्लेषण मतलब एनालिसिस है ये। और ये बात अगर हम जिक्र करते हैं तो एरिक बर्न का नाम आता है। ये बात आपको भलीभांति तरीके से पता भी होगा, मैंने पहले भी बता रखा है। व्यवहार परिष्करण की बात करते हैं तो देखिए बीएफ स्किनर का भी आता है, इवान पैट्रिक पावलोव का भी नाम आता है।
थॉर्नडाइक का भी नाम आता है। ठीक है, मैंने कई लोगों का नाम बताया, लेकिन यहाँ पे वो विद्वान है ही नहीं, केवल इवान पैट्रिक पावलोव है, जिसको हम लोग CCT, आप लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ा होगा, सन 1904 में कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए ये पॉइंट आपका इवान पैट्रिक पावलोव से मैच कर जाएगा। बात करते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में, और आपने भली भांति तरीके से जानते हैं, मैंने इनके बारे में काफी बार बता चुका हूं। सिगमंड फ्रायड का नाम आता है, और ये फ्रायड महोदय को रिलेट कर जाते हैं। नाम बचता है HB ट्रेकर का। HB ट्रेकर के बारे में 2 तथ्य बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। एक तथ्य आता है सोशल ग्रुप वर्क में, प्रिंसिपल एंड थ्योरी करके किताब सन 1948 में, और दूसरा तथ्य मैं आपको बताऊंगा कि जो समूह कार्य के जो सदस्य हैं उनको सेवार्थी के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो वह विद्वान का नाम बताइए, तो वो नाम आता है HB ट्रेकर। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सही बताया है आप में से किसी बच्चे ने, बी, और बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है सर, मास्लो की बुक 1995 में है। हाँ, 1995 में है। देखो, अब्राहम मैस्लो की कई किताबें हैं, परंतु यहाँ अगर मैं अब्राहम मैस्लो के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, तो इनकी सबसे ज्यादा जो फेमस किताबें रही हैं वो आ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन रही है। आ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। क्लियर? बोलो तो सही। जी सर। और वो जी सर। 1943 की है। 1943 की है। 1943 की है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो है साइको सोशोलॉजिकल की बात करता है, सेफ्टी, लव, बिलोइंग, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 5 ऐसी चीजें हैं जहां पे रिप्रेजेंट होती है। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में अब्राहम एस मैस्लो की, ये बात ध्यान रखेंगे, खासकर काफी इंपॉर्टेंट रहा है हमारे पेपर में। क्या सन क्या है सर इसका? जी सर, ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन 1943। चलिए एक बार आप ये भी सवाल देख लीजिए, बड़ा ही इजी सा सवाल है, बहुत ही सरल सवाल हमारे सामने है। प्रश्न कह रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ ग्रुप वर्क इज। सिंपल सवाल है। इसका तात्पर्य क्या होता है? सिंपल शब्दों में बोलता है कि सामाजिक समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, आप प्रोवाइड एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यानी अनुभव और विकास अवसर प्रोवाइड कराना। और सेकंड ऑप्शन कहता है कि टू प्रोवाइड सोशल रिलेशनशिप। और थर्ड ऑप्शन कहता है टू ट्रेन एक प्रकार से यहाँ पे जो प्रक्रिया ट्रेन की है वो ट्रेनिंग से है। ठीक है, याद रखिएगा, टू ट्रेन फॉर सिटीजनशिप की बात कर रहा है, यानी इसका मतलब होता है कि नागरिकता के लिए प्रशिक्षण। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। सभी। यहाँ आपने जो जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया है, और ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली चीजें हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, और कहता है कि द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज इस्टेब्लिश्ड। आपने नाम सुना होगा इसके बारे में भाई, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष 1990। स्थापित की गई? डी 1992 था। 1990। डी। यहाँ आपको ध्यान रखना है, भारतीय संसद के द्वारा पारित कब हुआ? 1992 संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संसद के द्वारा जो पारित हुआ 1992 वो नहीं सर, संवैधानिक दर्जा 1992 में हुआ ना सर। 1992 में संवैधिक निकाय के रूप में भाई आया था। 10 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधिक निकाय के रूप में बना था। ये बात को समझ रहे हैं? ये बना था निकाय के रूप में। प्रथम अध्यक्ष जो रही थी उस समय, अगर हम बात करें तो नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है? जयंती पटनायक। पटनायक, वेरी गुड, जयंती पटनायक। हाँ ठीक है। और अभी कौन चल रही है इस समय? रेखा शर्मा है सर। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चंस कर लोगे? बताइए। यस सर। अगला सवाल आपके सामने। अब कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, केवल अपने मन से ही जवाब देंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। प्रश्न हमारे सामने ये है, कह रहा है कि क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, वेरिएबल्स का मतलब होता है चर।
तो चार। आपसे ये पूछा घटक। गया है यहाँ पर कि आपको बताना है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो है कंपेरिज ऑफ कैटेगरीज विच और क्या होना चाहिए यहाँ पे, न्यूमेरिकल। कंक्रीट होना डी। चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए कि डिस्क्रीट होना चाहिए कि न्यूमेरिकल होना चाहिए। न्यूमेरिकल। सर हिंदी में बता दीजिए सर इसका। कॉन्क्रीट। सर हिंदी में बता नहीं दीजिए कंक्रीट आप। तो नहीं होगा, कंक्रीट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वालिटी है गुणात्मक। डिस्क्रीट। स्क्रीन दिखाई नहीं न्यूमेरिकल। दे रही है, न्यूमेरिकल। सर स्क्रीन सतत संख्यात्मक। सतत बी बी सर। फिर बी ऑप्शन होगा सतत। डी आना चाहिए सर, संख्यात्मक। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी गुणात्मक वेरिएबल के अंदर अगर हम उसमें जहाँ उसको एक वर्ग के रूप में डिफाइन कर रहे हैं तो वो बेसिकली प्रत्यक्ष अवलोकन हो, संख्या। इंटरव्यू हो या डिस्क्रिप्टिव के आधार पे हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन पे जो रिप्रेजेंट होता है, अगर डायरेक्ट के रूप में होता तो भाई वो मूर्त के रूप में आता है ना। तो कोई चीजें यहाँ प्रत्यक्ष रूप से ना कहने की बजाय अगर मैं आपसे कहूँ कि कंटिन्यूअस वाली प्रक्रिया में, तो कंटिन्यूअस वाली ही प्रक्रिया आपकी करेक्ट रहेगी यहाँ पे, सतत वाली, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये परिवर्तनीय वेरिएबल्स होते हैं और ये कभी भी जब कार्य होता है तो एक अध्ययन के प्रोसेस में डिजाइन होती है, उस डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है ये, है ना। तो गुणात्मक वेरिएबल्स के अंदर जितने भी वर्ग पे डिफाइन होता है वो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखिए। असतत होता है, असतत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये संख्यात्मक हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है ना, बट यहाँ पे इसके अंदर नीचे गए संवर्गों में नहीं हो सकता है ये, है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो बी आपका करेक्ट रहेगा, बी वाला ऑप्शन। जी सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है और कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92। 1991 बी 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 सर, बी। 1991। 91 में। बी। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग की ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ना कि करेक्ट होगा। मैं बात आपसे कर रहा हूँ जून सन 1991 में, 1991 में आपने नाम सुना होगा नरसिंह राव के बारे में, सुना है जी। ये नरसिंह राव की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिया था। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 ऐसे शब्द जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है कि जब आईएमपी बोलूं इंपॉर्टेंट कहूं उसको जरूर खास कर ध्यान रखेंगे। तो 3 शब्द यूज हुए थे, उसको मॉडल के नाम में जाना गया था। वो 3 शब्द थे, उदारीकरण, प्राइवेट, लिबरलाइजेशन, हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण। बहुत बढ़िया, ये 3 मॉडल हैं, इसी पर आधारित वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी करके लिख रहा हूँ, इसलिए जरूर आप ध्यान रखें। पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई है, ये बात ध्यान रखें। तो भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई, तो जून 1991 में की गई थी। 3 मॉडल पर आधारित है, ये मॉडल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको खास कर ध्यान रखें। अगले सवाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO। आपको पता होना चाहिए कि WTO का संबंध नीचे दिए गए कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आपको रिप्रेजेंट करना। देखो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उधार देना लेना, पहली बात इसको काट लो, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का उल्लंघन करना भी इसका भी नहीं काम होता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में नीति की बात करें तो ये बात करता है ऑप्शन बी। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में व्यापार नियमों को मैनेजमेंट करने में इसकी एक अहम भूमिका होती है। साथ ही साथ लागत में कटौती, जीवन स्तर में सुधार करना, विवादों को निपटाने के लिए व्यापार तनाव की कमी करना, आर्थिक विकास और रोजगार को मोटिवेट करना, पर्यावरण और स्वास्थ्य में समर्थन करना, शांति और स्थिरता को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की जो क्रियाएं बनती हैं उसकी लागत की कटौती करना, वो चीजें इसके अंतर्गत आती। यहाँ उल्लंघन और जलवायु परिवर्तन और उधार लेना देना इसका कोई भूमिका ही नहीं। डब्ल्यू ट्रेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात आप जानते हैं, और इसकी स्थापना जब हुई थी तो वह वर्ष था 1 जनवरी 1995 में।
और कहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला जो दौर चला था इसका वो सन 1994 में, आपने एक नाम सुना होगा उरुग्वे। उरुग्वे का इन्होंने जो है दौरा किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1994 का नाम उरुग्वे आता है और ये WTO का, खासकर ध्यान रखिए इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये भी आ चुका है, उरुग्वे याद रखना। सर ये क्या सर है? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर? ये आपका उरुग्वे ही पड़ता है WTO का स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है सर। जेनेवा में जेनेवा जेनेवा। ओके 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 ओके। WHO का कहाँ पड़ता है? WTO का जेनेवा में, WHO का भी जिनेवा में है। ठीक है, तो जहाँ आपको स्विट्जरलैंड। लास्ट में मैंने बताया भी था, एक ट्रिक बताया था, कि अगर पहले शुरुआत में क्या हो, W हो, और लास्ट में क्या हो, O हो, तो उसका ज्यादातर हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा। हाँ, जेनेवा है ना। तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक बात, शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया भी था। तो WHO का भी अगर हम बात करेंगे तो भी उसका जिनेवा आ जाता है, और यहाँ WTO की भी बात करेंगे तो भी आपका जिनेवा आ जाता है ना। और बाकी तो ऐसा नहीं कि ये ट्रिक आप लगा लो भाई, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसकी जिनेवा नहीं होती, मैंने कहा ना ट्रिक केवल काम करती है ना, क्या आप ध्यान रखिए, है ना। सर जरा ये 1994 क्वेश्चन डबल से समझा देना। 1994 उरुग्वे में जो 1994 में सर अगर हम बात कर रहे हैं WTO के बारे में, तो एक दौरा का नाम सुनते हैं, जानते हैं, जहाँ सम्मेलन वगैरह की भूमिका होती है ना। विश्व व्यापार संगठन में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सम्मेलन वगैरह की नाम तो आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, जानते हैं। तो सर फर्स्ट सम्मेलन यहाँ हुआ सर सम्मेलन। अब देखिए बेसिकली क्या हुआ, आपको 1 जनवरी 1995 को ये जो है एक मार्केस समझौते के हिस्से के रूप में आई थी WTO। फिर ये सन अगर हम बात करें 15 अप्रैल 1994 को इसकी जो भूमिका दौरा हुआ, तो उस सम्मेलन में लगभग 124 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। इसलिए अच्छा, ये बात उरुग्वे का है वहां पर, इसलिए ये आप लोगों से प्रश्न में आता है कि 1994 में क्या हुआ था। तो 124 देशों ने मिलकर उस पर हस्ताक्षर किया और अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में ये भूमिका निभाया, है ना, उस समय। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। और ये सम्मेलन जो बेसिकली था, ये था मार्केस संधि के। उरुग्वे सम्मेलन में आपने नाम एक सुना है GATT का, GATT, जानते हैं ये GATT क्या है? GATT सर ये 124 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। हाँ, इस पे हस्ताक्षर किया था। ये तो बात है 1994 का। लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑफ जो है टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GATT बोलते हैं, करेक्ट। वहाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि महत्वपूर्ण नियमों को संरक्षित करने को लेकर, है ना, सब्सिडी को लेकर, व्यापार बाधाओं को कम करने को लेकर, है ना, इसकी बात हुई GATT के अंतर्गत। तो यहाँ आपको ये चीजें हमें फिर देखने को मिली। और सन 1994 में अब एक बात और ध्यान रखिए, उरुग्वे में हुआ किस चीज का संधि था, क्या बात हुई, तो ध्यान रखिए मार्केस संधि। क्या नाम? मार्केस संधि का नाम आप नोट करिए अपने कॉपी में, मार्केस संधि। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से क्या है, मैं ये भी बता देता हूं एक शब्द में। नेत्रहीन लोगों और प्रिंट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को या व्यक्तियों तक प्रकाशित काम को पहुंचाना, ये था इसके संबंध में बातें, है ना, इसके संबंध में ये चीजें, है ना? मतलब आप ये कह लीजिए कि पीड़ा हो, अराजकता हो, उसको रोक दिया जाए, वो भी मार्केस है। सर दोबारा बोल दीजिए मार्केस संधि का। संधि पर नेत्रहीन लोगों और दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को तक जो है प्रकाशित काम को पहुंचाना, जो भी काम है, जो भी योजनाएं, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहां तक उनको पहुंचाया जाए, ये बात हुई थी। या तो आप ये कह लीजिए कि कोई पीड़ा से या पीड़ित हो, या कोई दिव्यांग व्यक्ति या कोई अराजकता है, उसको रोकना है। और ये बात 1994 में किया गया था मार्केस संधि के। अभी भी नहीं समझ में आया? सर आ गया। सर एक बार पूरा बता दीजिए, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड क्या था? क्या बता रहे हैं?
किस गेट चीज का की फुल बात फॉर्म आपने? बता रहे थे ना सर, गेट का फुल फॉर्म बता रहे थे ना। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ, TARIFF, टैरिफ एंड ट्रेड। लिख दूं? सर नहीं हो गया। हो गया, ओके। अगला सवाल लीजिए। देखिए, अगर इतना स्लो चलेंगे तो फिर तो कहाँ हो पाएगा, थोड़ा सा तीव्र गति आप भी बढ़ाएं। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का प्रकाशन द्वारा हुआ है, बताइए। जामिया मुंबई। CISS सर, मुंबई। एक बार में आप ओके। यहाँ जो आपने नाम जवाब दिया है मुझे, TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, इसकी स्थापना कब हुई कल्पना जी? 1936। 1936। 1936। हाँ, 1936, ठीक है। नाम परिवर्तन 1944 वेरी गुड। निर्देशक और वर्तमान में मुंबई कौन में है? स्थापना की गई। शालिनी तो शालिनी भारत। शालिनी भारत। जी प्रथम में निर्देशक कौन थे? मंसर। डॉक्टर मनसठ, वेरी गुड। स्थापना मनसठ। किसने किया? टाटा जहांगीर। सर जहांगीर। हाँ, टाटा सर आप जी राजापुर। ये बात ध्यान रखिए। चलिए, बाल अधिकार समझौता, देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, मैंने इसके बारे में बता रखा है। बाल अधिकार समझौता भारत में कब अभिपुष्ट किया गया? 1992। 92 सर, क्या बात। 1992। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो सभी बच्चों की नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक अधिकारों की मान्यता देता था, है ना। और ये बेसिकली पारित तो जब हुआ तो वो आपको मालूम होगा 20 नवंबर 1989 को हुआ था, है कि नहीं, और यूएसए की आम सभा में। और ये बेसिकली भारत में जब आया वो 1992 का था। और इसमें 4 अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 4। चार। जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, आप अगर इसके अच्छे कर जाएंगे समझ लीजिए कि आपका पेपर आसान हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से। सर पॉइंट एक बार बता दीजिए। जी मैडम। जीने का, सुरक्षा का, विकास का और सहभागिता का। अधिकार है, मूल सिद्धांत है ये 4। ये 4 मूल सिद्धांत किसके थे? बाल अधिकार समझौते का, ठीक है। ये जी सर। हाँ, जी आगे सवाल लेते हैं। ये देखिए सवाल है, मैं पढ़ा चुका हूँ और आप जानते भी। मैं अगर आपसे बात करता हूँ अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष के बारे में तो आप कहते हैं सर 1985 होगा। 1950। जी 1985 ना। जी और जब मैं आपको अंतरराष्ट्रीय आपकी बात करता हूँ अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण के लेकर तो आप कहते हैं 2005। 2005। जब मानसिक स्वास्थ्य एक्ट की बात करता हूँ तो आप कहते हैं 87। 87। हाँ, अच्छा, अगर 1987। मैं आपसे कहता हूँ कि मानसिक देखभाल स्वास्थ्य अधिनियम, तब क्या बताओगे आप? सिर्फ 2000 नहीं 2017। दोबारा पूछना सर, क्या कह रहे थे आप? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। सर 2017। 17 आना चाहिए सर, 2017। देखभाल आ जाता है तो और बढ़िया है, चेतन से हो, बहुत ही एक्टिव हो, बहुत ही खुशी मिल रही है। ऐसे ही पेपर आएंगे, पेपर कुछ टफ नहीं होते हैं, बशर्ते आप केवल केयर से करें, ध्यान से दे, बस केवल ध्यान देना है ना। जैसे आप आज यहाँ पे बता रहे हैं वैसे ही एग्जाम में भी बताएं, अच्छा रिजल्ट आएगा। भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन का वर्ष बता दीजिए एक बार। 1950 सर, 1950। 1950 सर। 1950। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये और कौन सा वर्ष इसमें बच गया? सर एक्स्ट्रा दिया हुआ है एक। कौन सा सर बचा? 47 बच गया। 47 सर, 47। 45 बच गया सर। हाँ? 47। भारत आजाद है। औद्योगिक विवाद अधिनियम। हाँ विवाद। भारत आजाद। यहाँ बताइए, ऑप्शन बताइए। औद्योगिक विवाद अधिनियम। ऑप्शन बी। बी होगा सर। बी करेक्ट।
चलिए अगला सवाल बताइए। घरेलू हिंसा के सुरक्षा बिल किस वर्ष पेश किया गया था? बड़ा अच्छा सवाल। घरेलू 2004 2004 सर, 2004। 2004। वेरी गुड। अच्छा आप जरा बताइए पारित कब हुआ है? 2005। 2005। चलो काम कर रहा है दिमाग। 2005। लागू कब हुआ? सर 6 में 2006। हाँ 26 अक्टूबर 2006। 2006। ठीक है। अच्छा आप वैसे किसको मालूम है घरेलू हिंसा की परिभाषा? आरती मैडम बताइए। निष्ठा नहीं आया क्या आज क्लास में? बताओ। तो किसी भी महिला को घरेलू हिंसा मतलब किसी भी महिला शारीरिक, को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उसे घरेलू हिंसा की श्रेणी में मानसिक रखा रूप जाता है। से दहेज के प्रति मतलब किसी मतलब सभी लोगों ने कह दिया महिला को ही। कई बार पुरुषों के अगर ऊपर होगा तो क्या घरेलू हिंसा नहीं कहलाएगा? सर घरेलू होगा हिंसा सर। होता है, पुलिस में भी होता है सर, भाई बिल्कुल होता है, देखो कहने का तात्पर्य मेरा ये है किसी को भी आप होता है। कैसे सोच रहे हो। मेरा जानना यही था कि आप सोच कैसे रहे, और अभी भी आप सही तरीके से नहीं सोच रहे हो। मेरा सवाल जो था उसका जवाब देते तो वो पॉजिटिव। मेरा सवाल ये था घरेलू हिंसा, तो आप सिंपल शब्दों में बोलो शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन शोषण सहित विभिन्न रूप को जो प्रदर्शित करता है वो घरेलू हिंसा का पार्ट होता है ना? इस चीज को आप शामिल करके बोलेंगे तो ट्रेडिशनल शब्दों का यूज किया करें आप सभी। और इससे क्या होता है जब ट्रेडिशनल शब्दों को यूज करेंगे ना तो आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा तार्किक क्षमता को बढ़ाइए अपने। और सही जवाब आप लोगों ने बताया अपने हिसाब से तो सही बताया है, गलत नहीं है। लेकिन मैं पूछ रहा था ट्रेडिशनल शब्दों में और आप लोग हाँ यूज सर। किया गया ऐसे शब्दों का। अच्छा सर एक बार बता दीजिए क्या है? जी सर क्या? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन रूप से किसी को प्रताड़ित करना बिल्कुल घरेलू करेक्ट। हिंसा है। ये शब्द ये बोलना था आपको, यही बोलना था। या ऐसे बोलेंगे इंटरव्यू वगैरह में भी ना अगला बंदा प्रभावित हो जाएगा। समझ रहे हो? बोलने से ही प्रभावित किया जाता है ना, शक्ल सूरत से नहीं। अगले क्वेश्चन नंबर 13। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का वर्ष बताइए जरा। 1950। अनुसूचित जनजाति बताइए। ए नंबर 1961। ए मैडम वर्ष बोला करें। 1961 इस तरीके से। हाँ 1961 सर। हाँ 1961। जो छोटे ऑप्शन है उसका नाम लेकर बोला करें आप लोग, है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 1961 में आपको पता होगा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। ठीक है, ये बात आपकी। और आपको बता दूं मैं इस प्रश्न को बेसिकली ड्रॉप मानना चाहिए। इसलिए ड्रॉप की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि सन 1960 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र के बारे में बात कही गई थी और उस समय इसकी नियुक्ति का अनुच्छेद था 339। आप 1961 आपने लगाया, हालांकि आयोग ने भी माना उसको। फिर भी अब अगर प्रश्न में आएगा ना, ऐसा अगर प्रश्न आया ध्यान रखिएगा 1960 आएगा। अगर ऐसा प्रश्न आया तो 1960 आएगा, ध्यान से सुन लीजिए मेरे से, 61 नहीं आएगा। अब यही एक सवाल था जो 2005 में आया था जो 61 कर दिया था। सर अगर ऑप्शन में 1960 होगा तो हम वही करेंगे। वही आएगा। अब ठीक वही है। आएगा। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का वर्ष आपसे यही बनाएगा सवाल, है ना, याद रखिएगा। अच्छा अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए आप सभी लोग। आप भली भांति तरीके से जानते भी हैं, उसके बारे में परिचित भी हैं। अच्छा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, मैं आपसे देखो यहाँ पे ना एक शब्द बोल दिया हूँ, अनुसूचित जनजाति आयोग। मैंने यहाँ आप लोगों से ये अनुसूचित क्षेत्र मेंशन, अच्छा ये राष्ट्रीय है, तो ये बेसिकली अगर हम जिक्र करते हैं तो इसकी स्थापना का जो वर्ष बताया गया वो बताया गया 2004। बात करेक्ट? यस सर। 2004। सही है। और अनुच्छेद 238 सॉरी 338। 338 हाँ 338। 338 में संशोधन करके 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम
माध्यम से एक नया अनुच्छेद बनाया गया और वो अनुच्छेद था 338 ए। ए अब आप 338 ए क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए से। हाँ, यही जवाब आपको उसे जानना था और यही प्रक्रिया इसके अंतर्गत संचालित होती है। ये बात खास कर आप लोगों को इसके अंतर्गत आप यही तथ्यों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके भी कई पार्ट होते हैं, एक दो करके पार्ट होते हैं, बट यहाँ जो चीजें हैं इस तरीके से आपको सुनना है कि प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण नीतिगत विषय हैं उन्हीं आयोग रूप में ये परामर्श वगैरह काउंसिल वगैरह की भूमिका निभाता है। ठीक है, ये चीज आप खास कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पहला आयोग बेसिकली अगर हम जिक्र कर रहे तो वह सन 1978 में भोला पासवान की अध्यक्षता में आया था। ये भी नाम सुना ही होगा 1978 वाला जो मैं बता रहा हूँ, नहीं सुना है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहला आयोग सुना है? 78 अगस्त 1978 की बात तो थी, 1978 अगस्त की बात मैं कर तो रहा हूँ। भोला पासवान शास्त्री की अध्यक्षता में चार सदस्यों के सहित पहला आयोग का गठन किया गया था 1978 में, है ना? याद रखेंगे आप लोग, एससी लिख लीजिए प्लस में एसटी कर लीजिएगा और फिर ये डेट आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखो। यहाँ हमारे सामने एक और सवाल आ गया है और ये सवाल आपसे हमने कहता है कि वयोचित व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा को हम क्या कहते हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, आपको बता दें एक प्रकार से ना, यहाँ पर मैं इसकी इंग्लिश दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप लोग वरना दिक्कत होगी आप लोग। सर मूल्य 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 वैल्यू 4 नंबर डी। पर एक बार क्या होना चाहिए, तो प्रश्न हमसे कहता है द सोशल एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर आर कॉल्ड, क्या बात कहना चाहिए? डेवलपमेंट टास्क, डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स, प्रैक्टिस एंड वैल्यूज। सर वैल्यूज यहाँ पे करेक्ट जवाब वयोचित व्यवहार की जो सामाजिक प्रत्याशा होती है, जहाँ पर हम लोग एक प्रकार से यहाँ पर नहीं कहा एक्सेप्टेशन, सोशल प्रत्याशा, हमें अपेक्षा नहीं है भाई हम आपसे क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना? एक्सेप्टेशन कर सकते हैं, आप हमसे क्या कर सकते हैं, वही प्रक्रिया हो वो वैल्यूज की होती है। अप्रोप्रिएट कॉल्ड एज बिहेवियर उसको बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, यहाँ पे सही जवाब दिया आपने, है ना? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कहता है संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल का संबंध किससे होगा? बताइए। सर कल्याण राज्य, साम्यवादी नहीं, कल्याण राज्य, साम्यवादी सर राज्य होगा सर। संस्थागत पुनर्वितरण। आपको बता दूं एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य इसी सवाल के संबंध में, सामाजिक नीति के मॉडल, किसी बच्चे ने शायद मुझसे पूछा भी था, सामाजिक नीति का मॉडल, है ना? अब बताइए सामाजिक नीति का मॉडल में अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक अवशिष्ट बनेगा, अवशिष्ट कल्याण मॉडल, याद आ रहा है? दूसरा औद्योगिक उपलब्धि मॉडल, तीसरा संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल, पुनर्वितरण मॉडल, दैट इज ये आपके सामने जो है 3 टाइप के मॉडल्स हैं जो सोशल पॉलिसीज को रिलेट कराते हैं। ध्यान रखें, जो कल्याणकारी राज्य है सर, ये सामान्य भाग के रूप में आवश्यकता को स्वीकार करता है ना? और यही प्रक्रिया देखिए इस मॉडल का अंतर्गत आती है। यही मॉडल सर एक बार ये अवशिष्ट वाला बता दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल मैम, सारा बताते हैं, पहले और भी चीजों को समझ लीजिए और ऑप्शन के बारे में फिर आते हैं इसी पर। ठीक है, सोशल पॉलिसी अंतर्गत एक हमारे सामने और आता है
सर्वसत्तात्मक राज्य। ये देखिए बेसिकली जब हम किसी चीज की बात करते हैं जैसे साम्यवादी चीजों या राजनीतिक व्यवस्था की, जिसमें अपनी सत्ता का कोई सीमा रेखा ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन पर यह साम्यवादी राज्य का पार्ट बनता है। हालांकि जब हम बात करते हैं सर्वसत्ता की, तो उस दृष्टिकोण में आपकी क्या विचारधाराएं होंगी? तो सर्वसत्ता राज्य का मतलब ये होता है कि जिसमें सत्तारूढ़ दल और विचारधारा को मानकर आस्था पूर्वक उसके निर्देशों का पालन किया जा रहा हो, लेकिन कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा सर्वसत्ता में, है ना? तो वो प्रक्रिया आती है सर्वसत्ता में। वहीं फिर हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है कि पूंजीवाद राज्य क्या है। ये भी अगर हम जिक्र करते, ये अवशिष्ट, जैसा भी आपने बात कर रहे थे, अवशिष्ट कल्याण का ही पार्ट है ये। तो ये बेसिकली आर्थिक प्रणाली का वह रूप होता है जिसमें राज्य द्वारा व्यापार और वाणिज्य आर्थिक क्रियाकलापों में भारी मात्रा में भाग लिया जाता है ना। तो आर्थिक, हालांकि अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की जो नवीनतम आर्थिक नीति थी वो राजकीय पूंजीवाद का ही नाम देती थी, है ना। तो आर्थिक नीति को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं या कई नई विचारधाराओं की बात कर रहे हैं पूंजी की लेकर ध्यान में रखते हुए, तो वो अवशिष्ट मॉडल का बनता है। अच्छा, बात आती है औद्योगिक, यहाँ पे अवशिष्ट कल्याण मॉडल। अगर सवाल आ गया तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, ये बता दीजिए। परिभाषा कैसे बताओगे भाई? सर इसमें यही हो जाएगा ना कि आर्थिक और जो मतलब उच्च तबके के लोगों के हाथ में ही ये वाला समाज को चलाने वाला वो हो जाएगा। और भी कोई लोग हैं? नहीं सर आप बता दीजिए। देखिए यहाँ सही जवाब अगर हम बात करें आप लोगों से, अवशिष्ट जो है प्रणाली के बारे में या उसके मॉडल के बारे में समाज कल्याण के परिप्रेक्ष्य में, तो नाम से स्पष्ट है कि कल्याण तो करेगा, लेकिन अनुसंधान करके कल्याण करेगा। मतलब खोज, कोई तथ्यों को खोज के कल्याण करेगा, है ना। वह क्या बनता है? अवशिष्ट। बताइए क्या बनेगा? अवशिष्ट खोज करके कल्याण करेगा। ये आप ध्यान रखिए। औद्योगिक तो भाई इजी है, औद्योगिक में इंडस्ट्रियल पता ही नहीं, पता बताइए एक बार, ये भी नहीं बता दो सर। ये तो कल्याण मॉडल जी पता है सर, ये पता है। चलो श्रम से है, ये श्रम कल्याण से है। अगला सवाल, भारत में HIV पॉजिटिव संक्रमण का प्रबल मार्ग क्या है? रक्त संचरण। ऑप्शन सी। रक्त संचरण सर। बी। रक्त संचरण। सी। में सिखा दो सर एक बार। सी है सर। बी बी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? बी। हाँ 16। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है। बी। किसी ने बी दे दिया है, ओके। और कोई है? मुझे बता दीजिए सर। मैं बता दूं सर, देखो आप बता दीजिए। सवाल आप ध्यान रखिए, प्रश्न क्या कह रहा था आपसे? HIV संक्रमण के बारे में बात कर रहा है, ब्लड से संबंधित। सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर भूमिका आई है तो ब्लड है, रक्त संचरण है, ब्लड ब्लड ही तो। तो भारत में HIV पॉजिटिव संक्रमण सबसे ज्यादा जो मार्ग मानी जाती है वो HIV ही तो मानी जाती है। रक्त संबंध, यानी अगर हम बात करें हेटेरो रक्त संचरण के बारे में या होमोसेक्सुअल के बारे में, इसकी भूमिका थोड़ी ना होती है HIV, है ना जी सर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। सामाजिक सुरक्षा का प्रथम कानून भारत में किस निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित था? ए ऑप्शन सर।
कामगार को 1923 में आया था ये। देखो कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम कामगार को क्षतिपूर्ति सर देना पहला 1923 से हाँ 1961 और ये वो है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, वो है ये। जीवन बीमा संयुक्त निष्पेक्ष का पार्ट। ठीक है, जी सर जी। चलिए बताइए। महिला दिवस 8 मार्च, 8 युवा मार्च 8 दिवस मार्च 12 महिला जनवरी, दिवस, युवा दिवस 12 शिक्षक जनवरी, दिवस शिक्षक 5 दिवस 5 दिसंबर और एड्स सितंबर, दिवस 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। महिला दिवस 8 मार्च 8 मार्च, हाँ ऑप्शन युवा सी दिवस 12 ओके 12 जनवरी, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, 5 सितंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। हाँ 1 दिसंबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जानते हो? जी सर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर यानी ठीक है। 10 ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी ऑप्शन अवधारणा और समृद्धि फिनोमिनन एक नहीं है, इसे स्वीकार क्या करना है? सर परिसीमन। सर इसकी इंग्लिश दिखा दीजिए। देखिए समझिए बात को, इसके अंतर्गत ना जैसे किसी बच्चे ने यहाँ परिसीमन शब्दों को रिलेट कराया है, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी घटना जहाँ कोई समृद्धि के रूप में ना होकर उसे स्वीकार ना किया जा रहा हो, ऐसी कंडीशन को ही परिसीमन कहते हैं। और भारत में एक सीमा का आयोग है जहाँ विधायी निकाय हो रहे हैं, है ना, जहाँ विधायी निकाय जब एक अमूर्त के रूप में व्यवहार किया जाता है ना। जैसे अगर हम बात करें तो ठोस वस्तु घटनाओं और भौतिक लंबाई, तो वो शब्द मूर्त भ्रामकता कहलाता है। और मूर्त भ्रामकता क्या होता है? फेलेंसिया जो है रिफिकेशन, है ना। अब परिस्थिति आक्रामक अगर जो है वो जो है आक्रमण दोष भी कहा जाता है इसको। महामारी विज्ञान में या एक व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, परिस्थितिकीय भ्रामकता का पार्ट बन जाता है। और अधिष्ठापन मतलब होता है प्रेरक, है ना, आगमन होता है, प्रवर्तन होता है ना। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन केवल यहाँ जो जाएगा सी बी। बी। ठीक है, जी बताइए। सर। यस सर। जी सर। चलिए बताइए, सामाजिक सुरक्षा कानून भारत में किस व्यक्ति के रिपोर्ट पर आधारित थी? वेबरिज रिपोर्ट सर। बेवरिज रिपोर्ट सर, लॉर्ड बेवरिज, लॉर्ड बेवरिज। वाह क्या बात है। 1942। 42 सर। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की बात अगर मैं करता हूँ सन 1935 वाला, तो आप वहां पे ये भी सोचते हैं कि भैया सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेवरिज रिपोर्ट आई। अच्छा, ये पता है किस नाम पर थी? सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड लाइट सर्विसेज। है ना, ये बात ध्यान रखें। और बेवरिज रिपोर्ट में जो है समाजवाद का बृहद बात किया गया है, कि जो है भूमिका थी इनकी लॉर्ड बेवरिज, है लॉर्ड बेवरिज।
साधारणतया समाज कार्य के अंतर्गत क्या आता सभी है? सर, समाज कल्याण के अंतर्गत क्या सभी। ऑल सभी सभी। डी ऑप्शन सर, उपयुक्त सभी। सामाजिक कार्य प्रणाली के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल हो गया, भोजन हो गया, टिकट हो गया, बेरोजगारी मुआवजा हो गया, आवास हो गया, बच्चों की देखभाल हो गया है, परिवार की सहायता, सब माना जाएगा। उपयुक्त यहाँ सही सभी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। डी ऑप्शन सर, सभी। सभी। आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोगों ने। अभी शाम वाली क्लास को कवर कराएंगे, एक क्लास और होगी, ओके सर। खत्म करा देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।